आप सभी मित्रों का बायोलॉजिकल क्लासेस हिंदी में एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बढ़िया तरीके से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम अब तक जो पढ़े हैं कोशिका विज्ञान में उसे एक समरी के रूप में देखेंगे, जिससे कि यदि आपके पास समय कम हो, आप उन पूरे वीडियो को डिटेल में नहीं देख सकते हैं, तो आप सिर्फ एक वीडियो के माध्यम से पूरे कोशिका विज्ञान की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम संरचना देखेंगे कोशिकाओं की, उसके बाद कोशिकाओं पे बात करेंगे। हमारे सामने 3 तरह की कोशिकाएं प्रस्तुत हैं, जिनमें पहली कोशिका है जंतु कोशिका और दूसरी कोशिका पादप कोशिका। पहली जंतु कोशिका और दूसरी पादप कोशिका। उसके बाद तीसरी कोशिका हमारे सामने है प्रोकैरियोटिक कोशिका, बैक्टीरिया की कोशिका। तो कोशिका है क्या? जीवन की संरचनात्मक, क्रियात्मक व आनुवंशिक इकाई को हम कोशिका कहते हैं। कोशिका वह सूक्ष्मतम इकाई है जिससे किसी भी जीवधारी की शरीर संरचना का निर्माण होता है। जिस तरह से हम किसी भी मकान का निर्माण करते हैं तो हम सबसे पहले ईंटों को जोड़ते हैं, तो हमारी ईंट जो है वह सूक्ष्मतम इकाई है मकान निर्माण के लिए। ठीक उसी तरह शरीर निर्माण में कोशिकाएं एक सूक्ष्मतम इकाई का कार्य करती हैं। कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। पहली कोशिकाएं जिनका विकास सबसे पहले हुआ, जिनमें सुविकसित केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, ऐसी कोशिकाओं को हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। यह पहली प्रकार की कोशिकाएं हैं, इनका विकास पहले हुआ। जबकि दूसरी कोशिकाएं हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं, जिनका विकास प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बाद हुआ। इनके अंदर सुविकसित केंद्रक, विकसित कोशिकांग आदि पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। इन दोनों प्रकार हमारे सामने हैं। पहला एनिमल सेल जंतु कोशिका और दूसरा प्लांट सेल पादप कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक की अनुपस्थिति होती है। केंद्रक की अनुपस्थिति होती है, या हम कह सकते हैं प्रिमिटिव प्रकार का होता है। आद्य प्रकार का केंद्रक प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, जिसका केंद्रक द्रव्य पूरे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के जीव द्रव्य में फैला होता है। इस वजह से इन्हें हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं, क्योंकि इनका विकास पहले हुआ और इनमें विकसित केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। इसे ध्यान में रखिएगा। और दूसरे प्रकार की क्या है? यूकैरियोटिक कोशिकाएं, जिनमें विकसित केंद्रक, विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं। एक जंतु कोशिका होती है और दूसरा वनस्पति कोशिका, प्लांट सेल होती है। ठीक है, आगे हम थियरी देखते हैं, उसके बाद आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। एक एक लाइन का उत्तर है। जैसे जीव विज्ञान की वह शाखा, सबसे देख लेते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कोशिका की सूक्ष्म संरचना और उसके अंगों को तथा उसकी कार्यकी का अध्ययन करते हैं, कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी कहलाता है। इंग्लैंड के वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम 1665 में सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कार्क के टुकड़े में कोशिका को देखा। कार्क का टुकड़ा क्या होता है? कार्क एक प्रकार का लकड़ी होता है जिसे सामान्यतः किसी भी बोतल को बंद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब रॉबर्ट हुक ने इसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा तो इसमें मधुमक्खी के छत्ते के समान इन्हें अलग अलग कोष्ठ दिखाई दिए, जिन्हें इन्होंने सेलुला कहा। बाद में इसे सेल कहा जाने लगा। ठीक है, ये मृत कोशिकाएं थी। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने जिस कार्क के टुकड़े का अध्ययन किया, जिनमें उन्होंने कोशिकाएं देखी, वो कोशिका मृत कोशिका थी। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने सर्वप्रथम 1831 में केंद्रक का पता लगाया। केंद्रक यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, हमने बात किया अभी ऊपर। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में यह अल्प विकसित होता है। इसका न्यूक्लियोप्लाज्म पूरे कोशिका केंद्रक द्रव्य में फैला होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। उसके बाद
ह्यूगो वान मोल ने सन 1846 में जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म का वर्णन किया तथा इसका महत्व बताया। उसके बाद जर्मन साइंटिस्ट स्लीडन तथा उनके मित्र जंतुशास्त्री स्वान ने 1898 से 1939 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। बहुत महत्वपूर्ण कोशिका सिद्धांत। हम देखते हैं कोशिका सिद्धांत है क्या। कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिकाएं जीवों की पहला संरचनात्मक, दूसरा क्रियात्मक तथा तीसरा आनुवंशिक इकाइयां हैं। ये आप लोग नोट कर सकते हैं, या आप चाहें तो हम डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ का लिंक शेयर कर देंगे, आप लोग वहां से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिकाएं जीवों की संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं आनुवंशिक इकाइयां हैं। नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से बनती हैं। नई कोशिकाओं का हमेशा निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। यदि कोशिकाओं में कोशिका विभाजन न हो तो नई कोशिकाओं का निर्माण नहीं होगा, जिससे कि जीवों का निर्माण नहीं होगा, जीव जातियों का विकास नहीं हो पाएगा। 8वां देखते हैं। जीवधारियों में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। पहला प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं तथा दूसरा यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक कला, केंद्रिक सुविकसित कोशिकांग का अभाव होता है, ऐसी कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती है। अभी हमने बात किया था इसका कि ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक कला, केंद्रिक सुविकसित कोशिकांगों का अभाव होता है, ऐसी कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। ये आद्य कोशिकाएं पाई होती हैं जो बैक्टीरिया व कुछ शैवालों में पाई जाती हैं। 10वां है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक कला, केंद्रक सुविकसित कोशिकांग पाए जाते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, जंतु कोशिकाएं होती हैं और पादप कोशिकाएं होती हैं। 11वां देखते हैं। जीवाणु, जिसे हम बैक्टीरिया कहते हैं, एवं नीले हरे शैवाल जो कि साइनोफाइसीय वर्ग के हैं, तो नीले हरे शैवालों में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं मिलती हैं। उच्च श्रेणी के जंतुओं एवं पादपों की कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं 12वें पॉइंट को कि पादप कोशिका चारों ओर से कोशिका भित्ति द्वारा घिरी होती है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पादपों में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है और ये पादप को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है, पादप कोशिका को, और बाह्य आघातों से भी सुरक्षा करती है। जबकि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। यहाँ पे सिर्फ कोशिका कला पाई जाती है, जीव द्रव्य कला पाई जाती है। 13वां देखते हैं। कोशिका के अंदर संपूर्ण जीवित पदार्थ को जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। हक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा। यदि आप लोगों से परीक्षाओं में बहुविकल्पी प्रश्नों के रूप में या एमसीक्यू के रूप में प्रश्न उठे कि जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किन्होंने कहा या जीवन का भौतिक आधार किसे कहते हैं, तो आप लोगों के सामने उत्तर होगा कि हक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा। सर्वप्रथम पुरकिंजे ने 1837 में जीव द्रव्य शब्द प्रयोग किया। तो अगर अब जीव द्रव्य शब्द का इस्तेमाल की बात हो तो सर्वप्रथम पुरकिंजे ने 1837 ईस्वी में जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया। जीव द्रव्य के 2 भाग होते हैं। पहला होता है कोशिका द्रव्य, दूसरा होता है केंद्रक, न्यूक्लियस। कोशिका द्रव्य क्या है? जीव द्रव्य कला और केंद्रक कला के मध्य
जो तरल अर्धपारदर्शी पदार्थ पाया जाता है जिसे हम साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य कहते हैं, जिसके अंदर कोशिका के विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। वहीं कोशिका केंद्रक कला से घिरा हुआ एक आकृति होता है जिसे कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं। यह केंद्रक को कोशिका को दिशा निर्देश देता है और उपापचयी क्रियाओं को संचालित करता है। इसके अंदर जो तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म भी सामान्यतः जीव द्रव्य का ही भाग होता है। चूंकि यह केंद्रक कला से घिरा होता है, इस वजह से हम इसे केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। 16वां देखते हैं, पादप कोशिकाओं में अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं या एक बड़ी रिक्तिका होती है जो कि एक झिल्ली से घिरी रहती है। इस झिल्ली को हम क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है कि टोनोप्लास्ट किसे कहते हैं? तो एक रिक्तिका होती है जो कि एक झिल्ली से घिरी रहती है जिसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। यह पादप कोशिकाओं में एक बड़ी रिक्तिका या छोटी छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, जो कि जिसकी वजह से अगर बड़ी रिक्तिका पादप कोशिकाओं में पाई जाती है तो इसकी वजह से केंद्रक कोशिका के हल्का सा किनारे स्थित होता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में केंद्रक सामान्यतः मध्य में स्थित होता है। आगे देखते हैं 17वां, कोशिका द्रव्य के सजीव कोशिकांग हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसका बहुत सा नाम है: माइटोकॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रियोसोम, डाल्टन कॉम्प्लेक्स, बेकर्स बॉडी। इसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। उसके बाद गाल्जी काय है, अंतःप्रदबी जलिका है, राइबोसोम है, सेंट्रोसोम है, लाइसोसोम है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। उसके बाद लवक, जिसे हम प्लास्टिड कहते हैं, व रिक्तिका आदि, ये सभी कोशिका द्रव्य में सजीव कोशिकांग हैं, सक्रिय कोशिकांग हैं। आगे देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत गृह भी कहा जाता है। हमने अभी बात किया, क्योंकि इनमें एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे हम एटीपी के नाम से जानते हैं, नामक उच्च ऊर्जा वाले यौगिकों का निर्माण होता है। एटीपी से पूरे कोशिकाओं को ऊर्जा प्राप्त होती है और यह एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत गृह भी कहते हैं। गाल्जी काय की खोज सर्वप्रथम कैमिलो गाल्जी ने 1898 ईस्वी में की। इनका मुख्य कार्य एंजाइम आदि का श्रावण, सिक्रीशन एवं संचय करना होता है। पोल्टर ने सन 1945 में अंतःप्रदबी जलिका ER की खोज की। ER का प्रमुख कार्य कोशिका के अंदर विभिन्न पदार्थों का संग्रहण एवं स्थानांतरण करना। स्थानांतरण, ER का अर्थ हुआ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती हैं, खुरदरी होती हैं और चिकनी होती हैं। खुरदरी अंतःप्रदबी जलिका या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम उपस्थित होते हैं, इस वजह से इनकी सतह खुरदुरे होते हैं। यह प्रोटीन संश्लेषण का एक स्थान होता है। जब प्रोटीन संश्लेषण हो जाता है तो इन प्रोटीन्स को पैकेजिंग के लिए, कुछ मॉडिफिकेशंस के लिए, संशोधन के लिए गाल्जी काय में भेजा जाता है। गाल्जी काय में यह इनका संशोधन होता है। उसके बाद कोशिकाओं के विभिन्न स्थानों पे पहुंचाया जाता है। तो जो वेसिकल्स, जो पुटिकाएं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गाल्जी काय तक प्रोटीन को ले जाती हैं, ऐसी पुटिकाओं को, ऐसे वेसिकल्स को ट्रांसफर वेसिकल्स कहते हैं। ये पुटिकाएं क्या हैं? एक छोटी थैली नुमा होती हैं जिसके अंदर प्रोटीन का पैकेजिंग होता है। ये अंतःप्रदबी जलिका से गाल्जी काय के शीर्ष भाग में प्रवेश करते हैं। उसके बाद यहाँ पे इनका मॉडिफिकेशन होता है, संशोधन होता है। उसके बाद ट्रांस भाग से गाल्जी काय की ये कोशिकाओं में सिक्रेट कर दी जाती हैं। तो जिस सिक्रेटरी वेसिकल्स के थ्रू यह कोशिकाओं में फैलाई जाती हैं,
उस वेसिकल्स को, उस पुटिकाओं को हम स्रावी पुटिकाएं या स्केटरी वेसिकल्स कहते हैं। यह ट्रांस भाग से कोशिकाओं के सिक्रेट होती हैं, गाल्जी काय के ट्रांस भाग से सिक्रेट होती हैं। उसके बाद आगे हम देखते हैं ईआर का प्रमुख कार्य कोशिका के अंदर विभिन्न पदार्थों के संग्रहण स्थानांतरण करना। यह कोशिकाओं को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करती है। ठीक है, 20वां देखते हैं राइबोसोम की खोज पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने सन 1955 में, कहीं कहीं आपको 1950 मिल जाएगा, तो इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसका कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना होता है। हमने अभी बात किया था कि राइबोसोम्स अंतःपृष्ठीय जलिका की सतह पर उपस्थित होते हैं और प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 21वां देखते हैं सेंट्रोसोम या तारककाय प्रायः जंतु कोशिकाओं में केंद्रक के पास पाया जाता है। ये कोशिकाओं में तर्क के निर्माण में भाग लेता है। जब कोशिकाओं में विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्र का निर्माण होता है। तो यह कोशिकाओं में कोशिका विभाजन के दौरान एक तर्क का निर्माण करते हैं, एक ध्रुवों का निर्माण करते हैं, जिससे कोशिकाएं अलग अलग तरफ खिंच जाती हैं। उसके बाद हम देखते हैं लाइसोसोम की खोज। लाइसोसोम की खोज सन 1955 में, यहाँ पे भी वही समस्या है, आपको 1950 भी कहीं कहीं मिलेगा, कहीं कहीं 1955 में मिलेगा, में डी ड्यूवे नामक वैज्ञानिक ने की। डी ड्यूवे का पूरा नाम क्या है? क्रिश्चियन रेने डी ड्यूवे। इनका पूरा नाम है क्रिश्चियन रेने डी ड्यूवे ने सर्वप्रथम लाइसोसोम का खोज किया। इनमें पाचक एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलिटिक पाचक एंजाइम होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या होते हैं? ऐसे एंजाइम जो अणुओं को तोड़ने के लिए हाइड्रोजन का जल का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के एंजाइम को हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं। तो लाइसोसोम में पाचक एंजाइम्स होते हैं। किस प्रकार के? हाइड्रोलिटिक टाइप के पाचक एंजाइम होते हैं, जिसमें प्रोटीज, लाइपेज, न्यूक्लिएज आदि प्रकार के लगभग 60 या इससे अधिक प्रकार के पाचक एंजाइम्स लाइसोसोम में पाए जाते हैं। इन एंजाइमों का निर्माण कहाँ होता है? अंतःपृष्ठीय जलिका में होता है। उसके बाद ट्रांसफर वेसिकल्स के द्वारा ये गाल्जी बॉडी में आते हैं। यहाँ पे इनकी पैकेजिंग होती है और छोटे छोटे पुटिकाओं के रूप में ये बाहर आते हैं और बाद में मिलकर एक लाइसोसोम का निर्माण करते हैं, लवणकाय का निर्माण करते हैं। इनमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। यह बड़े भोज्य पदार्थों को, बड़े अणुओं को पचाते हैं। आगे देखते हैं, इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, आत्मघाती थैली भी कहते हैं, क्योंकि जब कोशिकाएं संक्रमित होती हैं तो इसकी झिल्ली फट जाती है और सभी पाचक एंजाइम, सभी हाइड्रोलिटिक एंजाइम कोशिका में फैल जाते हैं और कोशिका का पाचन हो जाता है। इस वजह से इसे कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। रंगों के आधार पर हम लवकों को देख लेते हैं। रंगों के आधार पर हम लवक प्लास्टिड को 3 प्रकार भागों में बांटते हैं। पहला है क्लोरोप्लास्ट, जिसे हम हरित लवक कहते हैं। हरित लवक का कार्य क्या है? हरे पादपों में पाया जाना और यह प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। जबकि क्रोमोप्लास्ट वर्णी लवक पादपों के फूलों में, फलों में पाया जाता है, जिससे आकर्षित दिखता है और कीट इसके करीब आते हैं और परागण के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। एवं ल्यूकोप्लास्ट, ये सामान्यतः पादपों के जड़ों में पाए जाते हैं। ये अवर्णी लवक होते हैं। 24वां देखते हैं, हरित लवक में ग्रेना तथा स्ट्रोमा मिलते हैं। इनकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पादप वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड व जल की सहायता से एक अभिक्रिया करते हैं और भोजन का निर्माण करते हैं। इनका भोजन ग्लूकोज के रूप में C6H12O6 के रूप में बनता है। साथ ही साथ O2 गैस, ऑक्सीजन गैस भी मुक्त होती है। वर्णी लवक की उपस्थिति में पुष्प रंगीन, चटकीले और भड़कीले हो जाते हैं, जिससे कीट परागण की क्रिया में सहायक होते हैं। हमने अभी बात किया था वर्णी लवक के बारे में। 26वां देखते हैं,
सन 1900 में स्ट्रासबर्गर ने वनस्पति कोशिकाओं में एक दूसरों से महीन तंतुओं द्वारा जुड़ी रहती हैं, जिन्हें जीव द्रव्य तंतु या प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। हमने देखा, अगर बात करें हम, ये रहा, अगर हम बना ले प्लांट सेल, अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो ये हमारे सामने प्लांट सेल है। इसके कोशिका भित्ति पे ये रोम लाइक एक संरचना निकली रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं या जीव द्रव्य तंतु कहते हैं। ये आपस में कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करते हैं। ये केंद्रक हो गया, ये रिक्तिका हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं। गुणसूत्र की खोज सर्वप्रथम 1875 में स्ट्रासबर्गर ने की। वाल्डेयर ने 1888 में इसका नाम क्रोमोसोम रखा। गुणसूत्र का निर्माण कब होता है? हमने पिछले वीडियो में केंद्रक वाले बात किया था कि गुणसूत्र कोशिका विभाजन के दौरान ही दिखाई पड़ता है। कोशिका विभाजन के माइटोसिस फेज के, कैरियोकाइनेसिस के मेटाफेज में ही गुणसूत्र का निर्माण होता है। गुणसूत्र डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के पैकेजिंग से बनता है। गुणसूत्र के ध्रुवों को अलग अलग करने में सेंट्रोसोम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बात करते हैं अगला। एक गुणसूत्र में पेलिकल, मैट्रिक्स, क्रोमेटिड्स, सेंट्रोमियर, द्वितीयक संकीर्णन तथा सैटेलाइट आदि भाग होते हैं। आगे हम देखते हैं तीसवां। जोहानसन ने सर्वप्रथम 1909 में जीन शब्द का प्रयोग किया। डीएनए का वह छोटे से छोटा खंड जिसमें आनुवंशिक कोड निहित रहता है जीन कहलाता है। कोशिका में पाए जाने वाले उपापचयी निष्क्रिय पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पहला संचित, दूसरा स्रावित पदार्थ तथा तीसरा उत्सर्जित पदार्थ। ऐसे उपापचयी पदार्थ, निष्क्रिय पदार्थ जो कोशिकाओं में संचित रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, उन्हें संचित उपापचयी निष्क्रिय पदार्थ कहते हैं। जबकि दूसरे प्रकार के जो लगातार स्रावित होते रहते हैं, जिनका श्रावण होता रहता है। और तीसरा ऐसे पदार्थ जिनका उत्सर्जन होता है। ये 3 तरह के कोशिकाओं में निष्क्रिय उपापचयी पदार्थ पाए जाते हैं। 32वां देखते हैं, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड। इसकी खोज सर्वप्रथम फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में की थी। न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार का होता है, डीएनए तथा आरएनए। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण न्यूक्लियोटाइड से होता है। न्यूक्लियोटाइड क्या है? पेंटोस शर्करा, नाइट्रोजनी बेस या नाइट्रोजनी क्षारक और फास्फोरिक अम्लों का अणु होता है, जिसमें पेंटोस शर्करा, नाइट्रोजनी बेस और फास्फोरिक अम्ल मिलकर डीएनए का या आरएनए का निर्माण करते हैं। आरएनए में नाइट्रोजनी क्षारक के रूप में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, जबकि डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन होता है। ये एडेनिन, ग्वानिन प्यूरिन होते हैं, जबकि पिरिमिडीन के रूप में थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है। यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है और थाइमिन, साइटोसिन डीएनए में पाया जाता है। तो आरएनए में सिर्फ यूरेसिल और साइटोसिन का अंतर होता है। डीएनए में साइटोसिन पाया जाता है और आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। आगे हम देखते हैं, वाटसन तथा क्रिक ने, उनके साथी विल्किंसन ने डीएनए का मॉडल बनाया था। इसके लिए इन्होंने नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किया। डीएनए के द्विकुंडलित अणु के दोनों श्रृंखलाओं के मध्य 20 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है तथा इसके एक मोड में 10 नाइट्रोजनी क्षारक, 10 नाइट्रोजनी बेस होते हैं। 2 नाइट्रोजन क्षारकों के मध्य की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम की होती है। एडेनिन थाइमिन डबल बॉन्ड से तथा ग्वानिन तथा साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ते हैं। कुछ विषाणुओं में डीएनए एक रज्जुकी होता है। एक रज्जुकी का अर्थ हुआ, क्या हुआ? ये इसमें सिर्फ एक स्ट्रैंड्स पाए जाएंगे। इस तरह से इसमें एक स्ट्रैंड पाए जाएंगे।
ये कुछ विषाणुओं में होता है। विषाणु दो प्रकार के होते हैं, डीएनए वायरस, आरएनए वायरस। वायरसों को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी कहा जाता है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे हम देखते हैं, डीएनए आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पहुंचाते हैं, जबकि ये आरएनए संश्लेषण द्वारा कोशिकाओं की क्रियाओं को नियंत्रण भी करते हैं। अनुलिपीकरण ट्रांसक्रिप्शन क्या है? आरएनए डीएनए से आरएनए का बनना अनुलिपीकरण ट्रांसक्रिप्शन होता है। आरएनए के बनने के लिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। जबकि अनुवादन क्या है? संदेश वाहक आरएनए से प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बनना ही अनुवादन कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। संदेश वाहक आरएनए को क्या कहते हैं? मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए कहा जाता है। एमआरएनए राइबोसोम के निचले सिरे पे जुड़ता है, यहाँ से यह केंद्रक की सूचनाएं लेके आता है प्रोटीन संश्लेषण की, और उसके बाद ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए कोडोन्स को लेकर आता है, और कोडोन्स का जब आपस में मिलन होता है, आपस में कोडोन से जुड़ते हैं, जैसे AUG है, तो AUG हमेशा किससे जुड़ेगा? ये आप लोग जल्दी से कमेंट में बात करिएगा। AUG को हम शुरुआती कोडोन्स भी कहते हैं। हम आगे बात करेंगे इसके बारे में, बहुत लंबा टॉपिक है, इसके बारे में विस्तार में बात करेंगे। फिलहाल हम जल्दी जल्दी इस वीडियो को ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि कम समय में आप लोग अधिक से अधिक जानकारी परीक्षा के लिए, ये आप लोग जान लीजिएगा कि ये परीक्षा के लिए ही महत्वपूर्ण है। सिर्फ ये रटने वाली कुछ बिंदु हैं। यदि आपको विस्तार में पढ़ना है तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और डिटेल में वीडियो को देखना पड़ेगा। ठीक है, हम बात करते हैं, कहाँ थे हम? संदेश वाहक आरएनए प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? हमने बात किया अभी, अंतःप्रतबी जलिका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर होता है। आरएनए एक रुजुकीय पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बना होता है। इसका पूरा नाम क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। जबकि डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इनमें राइबोस शर्करा, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। हमने बात किया था कि इनमें आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, जबकि डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन पाया जाता है। आरएनए के प्रकार 3 तरह के होते हैं। एमआरएनए मैसेंजर आरएनए जिसे हम कहते हैं, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए जिसे कहते हैं, और आरआरएनए जिसे हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। आरएनए सामान्यतः प्रोटीन संश्लेषण द्वारा आनुवंशिक सूचनाओं का कार्य करता है, जबकि आरएनए आनुवंशिक पदार्थ नहीं है। यह कुछ जीवों में आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, जिनमें कुछ वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं। इनमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। आरएनए का निर्माण डीएनए से होता है। डीएनए का डुप्लीकेट तैयार करना संभव होता है। डीएनए का डुप्लीकेट तैयार करना, डीएनए का नकल तैयार करना, जिसे हम डीएनए का रिप्लिकेशन या डीएनए का डुप्लीकेशन कहते हैं, और अंग्रेजी में इसे इसका प्रतिकृतियन या इसका डीएनए का द्विगुणन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद रिवर्स अनुलिपीकरण, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी विषाणुओं में होता है, जिससे आरएनए से डीएनए का संश्लेषण होता है। ये महत्वपूर्ण है कि कुछ विषाणुओं में आरएनए से डीएनए का संश्लेषण होता है। ठीक ना? तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता था? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में डीएनए से आरएनए का निर्माण होता था, जबकि रिवर्स में उसका उल्टा हो जाएगा, आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है। इसे हम रिवर्स अनुलिपीकरण या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। यदि आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ा भी लाभ हुआ होगा तो आप लोग इसे एक दक्षिणा के रूप में समझ लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं
अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।